वेलकम टू आर एस क्लास। मैं कौशल सिंह एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं जो तैयारी करा रहा हूं आपको वो करा रहा हूं एडीजे आरजेएस एपीओ, जो कि एग्ज़ाम आने वाला है। जुलाई में गई है 21 अगस्त की पहुंच गई है ये। और जो तैयारी नहीं कर पाए थे, यहाँ तैयारी नहीं हो पा रही थी, उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। तैयारी करें और इस पेपर को क्लियर करें। तो देखिए, उसमें मैंने जो अध्याय 2 था, अध्याय इससे पहले 2 था, वो पढ़ाया था। तो उसमें मैंने पढ़ाई थी आपको 30 तक, धारा 30 तक, जो कि इम्पोर्टेंट थी। और जो 30 से आगे हैं वो उनमें कुछ धारा इम्पोर्टेंट हैं और कुछ जो कि रेगुलरली में नहीं आती हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो चलते हैं आगे। और जो भी भाई बहन चैनल को पहली बार देख रहे हो वो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। चलिए देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, इससे जो पहले थी वो थी धारा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो देखिए 43 है आपका, धारा 43। देखिए धारा 43 है जो आपका, ये 43 कहता है आपका अवैध, यानी अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। ये अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिसिद्ध हो या जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करता हो। यानी अवैध उस कार्य के लिए वैध रूप से लागू होगा। देखिए इसके बाद आता है आपका धारा 44। देखिए धारा 44 क्या कहती है आपकी, धारा 44 में आ जाती है आपकी क्षति। क्या आ जाती है? क्षति। क्षति शब्द किसी प्रकार की उपहानि का घोतक है, यानी सूचक है, जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति अथवा संपत्ति को अवैध रूप से कारित हो। देखिए क्षति क्या है इसमें, जो धारा 44 में दे रखा है। क्षति हुई हो यानी संपत्ति की क्षति हुई हो, शरीर में कोई नुकसान हुआ हो, किसी चीज़ की क्षति हुई हो और किसी की हानि हुई हो, तो ये क्षति आती है सब व्यक्ति से, शरीर से, संपत्ति से, धन से, दौलत से। ये सब धारा 44 में आती हैं। किस में आती हैं? धारा 44 में आती हैं ये सब। तो देखिए इसके बाद है आपका, इसके बाद आ जाता है आपका जीवन, धारा 45। धारा 45 में आता है आपका जीवन। देखिए नोट कीजिएगा, नोट करके ज़रूर रखिएगा ताकि आपको याद हो जाए जल्दी। आप नोट करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। देखिए धारा 45 में दे रखा है आपका जीवन। जीवन जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, जीवन शब्द मानव के जीवन का सूचक होगा। यानी घोतक आता है इसमें, घोतक शब्द होता है सूचक होगा। 46 में आ जाता है आपका मृत्यु। जब तक कि संदर्भ के तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, मृत्यु शब्द मानव के मृत्यु का घोतक होगा। ठीक है, घोतक शब्द समझ गए ना, सूचक। अब आ जाता है आपका धारा 48। देखिए 48 क्या कहता है? 48 कहता है आपका जलयान। जलयान शब्द किसी चीज़ का घोतक है जो मानवों के संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाई गई हो। 48 में ये है आपका। 49 में है आपका वर्षा या माह। और धारा 50 में है आपका धारा 50 में दे रखा है आपका धारा। देखिए धारा 50 में क्या दे रखा है आपका? धारा दे रखा है। धारा शब्द इस संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से एक का घोतक है जो सिरे पर लगी संख्याक द्वारा सुभिन्न किए गए हैं। और देखिए धारा 51 में आता है आपका शपथ। क्या आ जाता है? देखिए अब आ जाता है धारा 51। धारा 51 क्या कहती है आपकी? शपथ कहती है आपकी। धारा 51 में है शपथ, यानी कोर्ट के द्वारा या कोई बयान लिया गया हो, कोर्ट में या कोई बयान लिया गया हो या एफिडेविट बनवाया हो आपने, जो शपथ जो उसमें लिखा जाता है कि शपथ पूर्वक मैं ये बयान करता हूँ, या आप कोर्ट में कहीं बयान देने या गवाही देने जाते हैं तो उसमें पहले शपथ दिलाई जाती है कि मैं ये शपथ लेता हूँ, जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। जो देखा होगा आपने, तो ये किस में आती है? ये धारा 51 में आती है। किस में आती है शपथ? धारा 51 में आती है ये। चलो ये जो यही थे कुछ पॉइंट। और सद्भावपूर्वक है धारा 52 में। धारा 52 में सद्भावपूर्वक है। कोई बात सद्भावपूर्वक की गई है या विश्वास के साथ की गई है या नहीं की जाती है।
ये आता है इसमें। और धारा 52 का में आता है आपका, यानी धारा 52 इसमें आता है का में संश्रय धारा 157 में सिवाय और धारा 130 में वहाँ के सिवाय जहाँ की संश्रित व्यक्ति की पति या पत्नी द्वारा दिया गया हो। देखिए अब आ जाता है आपका धारा 53 जो कि अध्याय 3 चल रहा है आपका। अब इस चैप्टर पे आ जाते हैं। ये तो रही बात आपके जो पिछला अध्याय 2 था उसमें ये धाराएं कुछ इम्पोर्टेंट थी जो मैंने आपको नोट करा दी, और दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा और नोट ज़रूर कीजिएगा उन्हें। चलो आ जाता है अध्याय 3 आपका, जो कि अब प्रेजेंट में चल रहा है धारा 53। धारा 53 में क्या कहता है आपका? दंड। देखिए दंड क्या कहता है? अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे हैं। देखिए दंड क्या क्या है इसमें, धारा 53 में दे रखे हैं दंड। कोई आपसे पूछ ले कि दंड किस धारा में दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 53 में। और कितने प्रकार के हैं वो देखिए। देखिए पहला है मृत्यु, पहला है आपका मृत्यु। दूसरा है आपका आजीवन कारावास। दूसरा क्या है आपका? आजीवन कारावास। और देखिए तीसरा अभी इसमें दिया नहीं है, बुक में भी नहीं दे रखा है, तो इसीलिए बताने में थोड़ा मैं अपनी तरफ से नहीं बता सकता इसमें। और चौथा दे रखा है इसमें कारावास, जो कि 2 भांति का है। कारावास जो कि 2 भांति का है। एक तो है आपका कठिन कारावास अर्थात कठोर श्रम के साथ, कठिन कारावास कठोर श्रम के साथ, पहला आता है आपका ये। और दूसरा आ जाता है आपका सादा कारावास। देखिए पहला है कठोर अर्थात कठोर श्रम के साथ, यानी कठोर भी है और कठोर श्रम के साथ भी है, तो ये है आपका पहला। और दूसरा आ जाता है आपका सादा कारावास। तो ये कारावास 2 प्रकार के हो गए जो कि चौथे नंबर पर दे रखे हैं। और 5 में दे रखा है आपका संपत्ति का संपरण। देखिए अब आता है आपका धारा 53 का। धारा 53 क्या कहती है? ये कहती है निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। देखिए निर्देश का अर्थ लगाना निर्वासन के प्रति। उपधारा के उपधारा 1 के, किसके? उपधारा 1 के, देखिए रुको 1 मिनट से इरेजर कर देते हैं। उपधारा 1 के, उपधारा 2 के और उपधारा 3 के उपबंधों के अध्ययन किसी अन्य तत्समय प्रवर्त विधि में या किसी ऐसी विधि या किसी निश्चित अधिनियम के आधार पर प्रभावशाली किसी लिखित या आदेश में आजीवन निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ या लगाया जाएगा कि वह आजीवन कारावास के प्रति निर्देश है। चलो आगे चलते हैं। देखिए आगे दे रखा है आपका, आगे आ जाता है आपका धारा 54। देखिए धारा 54 क्या कहता है आपका? चलिए धारा 54 कहता है आपका, 1 मिनट। धारा 54 कहता है आपका, 1 मिनट रुकिएगा जरा। मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। देखिए मृत्यु दंडादेश का लघुकरण, हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो उस दंड को अपराधी की सहमति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी। देखिए इसका क्या तात्पर्य हुआ? हर मामले में, देखिए हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना समुचित सरकार, यानी सारी सरकार, समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि अपराधी को जो दंड दे दिया गया हो तो उससे पूछा जाए कि इस दंड को बदलने के लिए उससे पूछा जाए, नहीं। अगर न्यायालय चाहे उसके जो कि उस पर जो धाराएं लगाई गई हैं उसके आधार पर उससे बिना पूछे भी उसे ये दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि उससे पूछ के ही किया जाए। अब आ जाता है धारा 55 आपका, इसमें आ जाता है आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। देखिए चलिए देखिए इसे देखते हैं। ये क्या कहता है? हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो
अपराधी की सहमति के बिना भी समुचित सरकार उस दंडादेश को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। वही दे रखा है ना, यानी 14 वर्ष से अधिक ना हो, लघुकृत कर सकेगी, अपराधी की सहमति के बिना भी कर सकती है। धारा 55 में दे रखा है ये आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण करना, यानी आजीवन कारावास जो दे रखा है, आजीवन कारावास दे रखा है तो उसे अपराधी की सम्मति के बिना 14 वर्ष से अधिक ना हो किसी भांति के कारावास से लघुकृत कर सकेगी। अब आ जाता है आपका धारा, आगे देखिए 56 आता है, 55 का, सॉरी देखिए 55 का में आता है आपका ये, 55 का में आ जाता है समुचित सरकार की परिभाषा। देखिए समुचित सरकार की परिभाषा दे रखा है आपका 55 का में। अब धारा 56 आ जाता है आपका यूरोपियों तथा अमेरिकियों को कठोर श्रम कारावास का दंडादेश 10 वर्ष से अधिक किंतु जो आजीवन कारावास अधिक न हो दंडादेश के संबंध में, परंतु देखिए दांडिक विधि मूलवंशीय विवादों, दांडिक विधि मूलवंशीय विवादों का निराकरण अधिनियम 1949, कितना अधिनियम 1949 का 17 द्वारा 6 अप्रैल 1949 से निर्देशित, 6 अप्रैल 1949 से निर्देशित है ये। अब आता है आपका धारा 57। देखिए धारा 57 क्या कहती है आपका, देखिए ये जो धाराएं हैं अभी 80 तक ऐसी चलेंगी, आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, जो कि अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, जो कि नए स्टूडेंट हैं वो इनसे अभी कोई क्या कहते हैं, वो पल्ले ही नहीं पड़ता होगा इनसे धाराओं से अभी। तो जितनी भी धाराएं होती हैं वो 100 से ऊपर जो डेली यूज़ में जो कोर्ट में दायर की जाती हैं उनका ही प्रयोग पड़ता है, इनसे जो नीचे हैं उनका नहीं पड़ता, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आएंगी। 100 से ऊपर चले जाओगे जब आपको समझ में आएंगी। तो चलिए धारा 57 क्या कहती है, ये कहती है, देखिए सॉरी धारा 57 क्या कहती है आपकी, हैंग हो गया फ़ोन, रुको 1 मिनट। धारा 57 क्या कहती है आपकी, धारा 57 कहती है दंड विधियों की भिन्न, देखिए दंड विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास में तुल्य गिना जाएगा। देखिए धारा 57 कहती है आपकी दंड विधियों की भिन्नों, देखिए ये गलत हो गया, बन्न हो गया ये, भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास 20 वर्ष के कारावास के लिए गिना जाएगा। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत दिमाग में ये रहता है कि आजीवन कारावास कितने दिन का होता है, यानी जब तक के जाने के उसमें, जैसे कि आजीवन कारावास बहुत से समझते हैं कि आजीवन कारावास यानी उसमें से जेल में से जब तक वो मर ना जाए तब तक उसी में ही रहेगा, तो नहीं। तो इसे क्या किया गया है, देखिए इसे किया गया है, ये देखिए आजीवन कारावास को 20 वर्ष तक के कारावास के तुल्य गिना जाएगा, यानी कितना होता है ये 20 वर्ष का होता है, ठीक है। अब आ जाता है धारा 58। धारा 58 कहता है निर्वासन से दंडादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक कि वे निर्वासित ना कर दिए जाएं। देखिए निर्वासित होता है देश निकाला, देखिए देश निकाला, निर्वासन से दंडादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक कि वे निर्वासित ना कर दिए जाएं, यानी देश निकाला ना कर दिया जाए, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, ये दे रखा है आपका धारा 58 में। तो ये कि देखिए दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन 1955 अधिनियम 1955 का के 26 की धारा 117 अनुसूची 1 जनवरी 1956 से निर्देशित, यानी उसमें उसके द्वारा ये किया गया है। अब आ जाता है आपका आगे, देखिए धारा 59 क्या कहती है आपकी, 1 मिनट छोटा कर लेते हैं इसे। देखिए धारा 59 कहती है आपकी कारावास के बदले निर्वासन, यानी कारावास के बदले निर्वासन, यानी देश निकाला, कारावास के बदले देश निकाला, ये दे रखा है आपका धारा 59 में। किस में दे रखा है, धारा 59 में दे रखा है ये आपका। अब चलो अब आते हैं आपका धारा 60 पे। धारा 60 आती है आपकी दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। देखिए समझते हैं
हर मामले में अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा या कि संपूर्ण कारावास सादा होगा या किसी ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन होगा और कुछ सादा होगा। ये निर्णय करे कौन? न्यायालय। चलिए, ये दे रखा है धारा 60 में, आपका धारा 60 में दे रखा है ये। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे है आपका धारा 61। तो धारा 61 क्या कहती है? धारा 61 कहती है आपकी संपत्ति के संपहरण का दंडादेश। संपत्ति के संपहरण का दंडादेश धारा 61 में है। और धारा 63 आता है आपका, अब ये आता है, देखिए धारा 63 कहता है आपका जुर्माने की रकम जहाँ की राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है, जितने तक की जुर्माना हो सकता है, वह अपराधी जिस रकम के जुर्माने को दायी है वह अमरदायित्व यानी वो जितनी की जुर्माने की रकम हुई है उसको वो दे सकता है कि नहीं दे सकता है। किंतु अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अत्यधिक नहीं होगी। चलो अब आती है आपकी धारा 64। देखिए धारा 64 क्या कहती है आपकी? जुर्माना ना देने पर कारावास का दंडादेश। देखिए जुर्माना ना देने पर धारा 64 कहती है आपकी अगर जुर्माना ना दे, यानी कोर्ट में सजा बोली और जुर्माना बोला, तो सजा तो आपने काट ही ली और जुर्माना और बोला। देखिए ये इसमें दे रखा है 64 में कि जुर्माना ना देने पर कारावास का दंडादेश। कारावास और जुर्माना दोनों में दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित यह रहते हुए जुर्माने से दंडादेश हुआ है तथा कारावास से जुर्माना अथवा केवल जुर्माने से दंडित अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडादेश हुआ है। देखिए 64 आपकी 64 हो गई है आपकी। कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडादेश हुआ है तथा कारावास या जुर्माने अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडाधिष्ट हुआ है वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को, देखिए ये तो हो गया पूरा, अब आपको समझा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडाधिष्ट करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास उस अन्य कारावास से अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडादेश हुआ है या जिसमें वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अपराधी को, मान लीजिए आपको 2 वर्ष की सज़ा मिली है और 1 लाख रुपए जुर्माना बोला है, तो 2 वर्ष की सज़ा उसने काटी ली और 1 लाख रुपए उसने जुर्माना नहीं दिया, तो जितनी भी सज़ा है वो 1 लाख रुपए, आगे बताऊंगा मैं आपको। तो 1 लाख रुपए की कितनी सज़ा है वो उसे उसी में काटनी पड़ेगी, 2 साल में और ऐड हो जाएगी वो जुर्माना ना देने पर। तो ये कहता है धारा 64 आपका। आप चलते हैं आगे। देखिए धारा 65 क्या कहती है? जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना ना देने पर कारावास की अवधि, समझे आप कुछ? देखिए जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना ना देने पर कारावास की अवधि, यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि इसकी भी एक मिनट आप अवधि इसकी भी 1/4 से अधिक ना होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। 1/4 से अधिक ना होगी जो अपराध के लिए अधिकतम है। चलिए
आगे चलते हैं, आपका धारा 66 आता है आपका, यह देखिए धारा 66 आ जाता है। धारा 66 क्या कहता है आपका, जुर्माना ना देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा। देखिए जुर्माना ना देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा। वह कारावास जिससे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादिष्ट किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए तो वह कारावास जिससे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादिष्ट किया जा सकता था। आगे आता है आपका धारा 67। देखिए धारा 67 क्या कहती है आपकी, जुर्माना ना देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। उसमें दे रखा था अपराध जो कि जुर्माने से भी है और सजा से भी है, दोनों से है। इसमें दे रखा है जुर्माना ना देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। यानी जुर्माना ना देने पर अपराध इतना किया है उसने कि सिर्फ उस पर जुर्माना बोला जाए और सजा उसे ना दी जाए। तो जुर्माना ना देने पर कितनी सजा होगी, ये धारा 67 में दे रखा है। यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो सादा कारावास से दंडित किया जाएगा। कितने से? सादा कारावास से दंडित किया जाएगा 50 2 महीने से और 100 रुपये में 4 महीने। यानी देखिए समझिएगा इसे, देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, इसे समझिएगा। देखिए परिणाम, देखिए 50 रुपये से अधिक ना हो, 50 रुपये से अधिक ना हो तो 2 महीने और 100 रुपये से अधिक ना हो तो 4 महीने। और जुर्माना जो है 50 रुपये से अधिक ना हो तो 2 महीने और 100 रुपये से अधिक ना हो तो 4 महीने का हो सकता है कारावास। चलिए आगे चलते हैं। देखिए धारा 68 क्या कहती है आपकी, धारा 68। देखिए धारा 68 क्या कहती है आपकी, 68 कहती है आपकी जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान समाप्त हो जाना। जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान समाप्त हो जाना। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की इस दशा के लिए अधिरोपित कारावास तब परिभाषित हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा अधिकृत कर लिया जाए। देखिए ये जब होगा या तो वो अपने आप चुका दिया जाए या फिर विधि के द्वारा अग्रित कर लिया जाए। यानी विधि की प्रक्रिया द्वारा, जो कि कानून की जो भी प्रक्रिया है पुलिस के द्वारा या फिर और कुछ कोई कार्रवाई करा के उसके द्वारा चुका लिया जाए। ठीक है, अब आता है आपका धारा 69 धारा 69 आता है आपका। धारा 69 में आ जाता है आपका जुर्माने की अनुपातिक भाग के लिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। देखिए इसमें आता है आपका, चलिए जुर्माने की अनुपातिक भाग के लिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। देखिए कारावास का पर्यवसान, यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान सॉरी ये किताब में देखता हूँ मैं क्या है, टाइप होने में गड़बड़ हो जाती है। देखिए यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने के पूर्व जुर्माना का ऐसा अनुपात चुका दिया या उद्ग्रहित कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी हो या जुर्माना के तब तक न चुकाए गए भाग के अनुपातिक से कम न हो, कारावास परिभाषित हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं आपका। देखिए आगे आता है आपका धारा 70। देखिए धारा 70 क्या कहती है आपकी, धारा 70 कहती है आपकी जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर, एक मिनट लॉक करना है स्क्रीन। चलिए जुर्माने के 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहण होने की संपत्ति के दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। देखिए ये धारा 70 क्या कहती है आपकी, ये कहती है
जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया ना गया हो, जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया ना गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष के अधिक के कारावास के दंडनीय नहीं हो तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी समय उद्गृहित किया जा सकेगा। यानी 6 वर्ष के भीतर का समय और 6 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, उद्गृहित यानी ग्रहण कर लिया जाएगा। धारा 70 कहती है आपकी। देखिए, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके आगे जो धारा है वो है 71, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। देखिए, कई अपराधों से मिले अपराध के लिए दंड की अवधि, जहाँ की कोई बात तो अपराध है ऐसे भागों से जिनमें का कोई भाग अपराध स्वयं है मिलकर बनी है, वह अपराध ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दंडित ना किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित ना हो। ठीक है। और देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। धारा 71 में का या पर लाठी से 50 प्रहार करता है। का जो है ये का है आपका, ये का है, ये का जो है या पर, किस पर, या पर लाठी से 50 प्रहार करता है। यानी किस पर लाठी मार रहा है, का जो है या पर लाठी से 50 प्रहार करता है। यहाँ हो सकता है कि का ने संपूर्ण मारपीट द्वारा उन प्रहारों में से हर एक प्रहार द्वारा भी जिससे वह संपूर्ण मारपीट गठित हो या कि स्वेच्छा उपहति करने का अपराध किया हो। यदि का हर प्रकार के लिए दंडनीय होता है तो वह हर एक प्रहार के लिए 1 वर्ष के हिसाब से 50 वर्ष के लिए कारावासित किया जा सकता था, किंतु वह संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दंड से दंडनीय होगा। इसका उदाहरण समझिए आप, जो कि धारा 71 में दे रखा है, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। देखिए, क्या किया इसने, का ने या पर 50 जो है लाठी मारी, 50 प्रहार किए। तो ये नहीं है कि 50 मारी तो एक लाठी में 1 साल की सजा, तो 50 मारी तो 50 साल की सजा, नहीं। वो एक ही जो उसने 50 बार जो लाठी मारी, 50 गुना की है उसने 50 बार लाठी मार के, तो उसकी सज़ा एक ही होगी जो कि लाठी मारी है उसने। ठीक है। और देखिए, धारा 72 है आपका। 72 क्या कहता है आपका, धारा 72, कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। देखिए, समझते हैं। उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। यदि वह दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस समय के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंडनीय उपबंधित किया गया है। चलिए आइए इसको जो कि आप समझ गए होंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, तो इसमें एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर दोबारा रिपीट किए दे रहा हूँ मैं, सुन लीजिएगा। देखिए गौर से, देखिए धारा 72 कहती है आपकी, कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। देखिए, उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, यानी कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, जो कि अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। लेकिन यह संदेह है कि जो उसने अपराध किए वो किस अपराध का दोषी है। यदि वही दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित है, यानी वही दंड जो जितने उसने अपराध किए, यानी 50 बार उस पर लाठी का प्रहार किया, तो वही दंड है। यानी एक लाठी मारोगे तो वो 1 साल की सज़ा है, और 50 मारोगे तो वो 1 साल की सज़ा है। तो ये वही कह रहा है, यदि वही दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है,
उपबंधित नहीं है, यानी सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है। जितने भी उसने दंड किए हैं वह अपराधी उस समय के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंडित उपबंधित किया गया है। यानी उसने कई अपराध कर दिए, अब उसमें वो दंडित किया जाएगा जिसके लिए वो कम दंडनीय होगा। ये धारा 72 कहती है आपकी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और तैयारी जम के कीजिएगा। धन्यवाद।